जो अम्ल और भस्म साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखो लवण और जल, इसका भी पीएच मान 7 होता है, इसका भी पीएच मान 7 होता है, ठीक ना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक। लवण का भी और जल का भी। तो याद करते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अब पीएच मान इसका याद कैसे रखोगे? देखो गाना जरूर सुना होगा, ठीक ना। मिट्टी गाना सुना होगा, 7 समुंदर बना पार में तेरे पीछे पीछे, इसमें 7 हो गया, 7 समुंदर में 7। और क्या होता है समुंदर में? क्या क्या रहता है? अब मछली भी रहता है, मछली का मत जोड़ना ना, या केमिस्ट्री में 3 चीज होगा, ठीक ना। समुद्र का 3 काम यहाँ जोड़ आएगा, नमक और मछली कम नहीं आएगा, बालू क्या आएगा? एक मिट्टी आएगा, एक जल आएगा और एक नमक आएगा। तो मिट्टी का भी पीएच मान 7, जल का भी पीएच मान 7 और नमक का भी पीएच मान 7। तो इसलिए इसका याद रखना जरूरी है, याद रहा ही जाएगा, हम करवा देंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और भस्म के साथ रिएक्शन। 8वां ना, तो हम इधर दे दिए 4, 4 दूनी 8 पूरा हो। हाइड्रोजन कितना प्रकार? 8 दूनी 16, इधर कितना है? 2, इधर भी 8 ना हुआ संतुलित? ना हुआ संतुलित तो है। तो बोलेगा सर गलत करके दिखाइए, ये भी संतुलित है। कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता, हमको संतुलित है। और भी कोई बड़ा नंबर देगा तो बड़ा नंबर नहीं देना है, सबसे छोटा नंबर में संतुलित हो जाए वही करना है। समझ में आया? वही सही है जो सबसे छोटा नंबर से संतुलित करके दिखाओ। ये भी संतुलित है, हम इसको गलत नहीं काट सकते, लेकिन गलत इस आधार पे करेंगे क्योंकि एक नियम है कि छोटा सबसे रख के करना है, उस नियम के आधार पर हम इसको क्या बोल देंगे? गलत। हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आए और इस लेक्चर में आज अच्छे से समझते हैं। पहले कल समझे थे हम लोग लास्ट में जो उस लेक्चर के कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने सीखे थे, उसका एग्जाम्पल कुछ देखे थे। आज समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऐसे रासायनिक समीकरण को हम जो संतुलित करके लिखते हैं, जैसे ऐसा लिखते हैं हम, ऐसे H2 + O2, तीर का निशान ये बनता है क्या? H2O, लेकिन ऐसा बुक में नहीं लिखाया था, ऐसा बुक में नहीं लिखाया था, इसको संतुलित करके ऐसा लिखा था। आखिर में संतुलित क्यों किया जाना है, क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों लिखना जरूरी है? तो उसका पहले इस क्वेश्चन का पहले हम लोग आंसर समझेंगे अच्छे से, उसके बाद और हम कुछ एग्जाम्पल लाएंगे जिससे हम संतुलित करने सीखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग संतुलित करने सीख ही गए होंगे, फिर भी प्रयास एक बार करते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप लोग क्वेश्चन ये डाल लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए यहाँ दिख रहा है, हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अनवस्था के नियम, मतलब केमिस्ट्री का एक नियम देना रहे थे, उसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है? नाश होता है। ना तो उत्पन्न हो सकता है, ना तो पदार्थ के परमाणु बढ़ सकता है, मतलब नया बन सकता है, और ना वो खत्म हो सकता है। इसलिए वो इसको क्या करना, संतुलित करना आवश्यक है। मतलब ये हुआ कि रासायनिक समीकरण में ना तो परमाणु निर्माण होता है और ना ही परमाणु नाश होता है, ठीक ना। सिर्फ एक रूपों से दूसरे रूपों में बदला जाता है, ना तो निर्माण ना तो नाश। इसी नियम के तहत, इसी नियम के अनुसार क्या होता है? समीकरण को, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है ना तो हम क्या कर सकते हैं, नया चीज़ बन सकता है, मतलब बन सकता है नया चीज़, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकता है। ना परमाणु ना तो नया आ सकता है और ना ही पुराना वाला नाश हो सकता है, बस सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। जैसे ये क्या था? ये था गैस, ये भी था गैस, लेकिन द्रव बन गया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, कन्वर्ट हो सकता है। परमाणु उतना ही रहेगा जिधर इतना, जैसे H इधर 2 आए तो उधर भी H 2 होना चाहिए, अगर इधर 4 कर दो तो उधर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो है संतुलित करके लिखना है, तभी हो सकता है। कोई दिक्कत? ऐसा ही होता है, संतुलित करना आवश्यक इसलिए है। इसलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल को लेते हैं और संतुलित करने सीखते हैं। उसके बाद हम लोग और बहुत सारे इसमें टॉपिक है जो कि परिभाषा, मतलब वियोजन अभिक्रिया, ये सब वो सबको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम इनको संतुलित करके देखते हैं। और इस वीडियो में यानी ये 4 अगर बताने के बाद सीखना है, मतलब आगे कोई भी आ जाए तो सीख जाना है, क्योंकि उसके बाद हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक ना। तो ये 4 मतलब आप लोग नहीं सीखेंगे तो बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन है उम्मीद कि इस 4 में सिखा देंगे। इस 4 के बाद दिक्कत नहीं होगा, ध्यान पूरे का पूरे यहाँ बोर्ड पे। उसके बाद इस सबसे पहला नंबर देखते क्या है, CaOH का होल 2 प्लस
HNO3 फिर का निशान CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। सबसे पहले देखते हैं क्या है। इधर कितना है Ca? एक। इधर कितना है? ये संतुलित है। OH O कितना आया? 2 गो। और H भी कितना है? 2 गो। लेकिन इस पूरे में देखना पड़ेगा H क्या हुआ। H यहाँ कितना है? 1, यहाँ 2, कितना हुआ? 3। यहाँ लेकिन कितना है? 2। चलिए देखते हैं। O यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2, 1 और 3, 4 हो गया ना। इधर 4 हो गया। और कुछ देख ले। अच्छा NO कितना? इधर वो 7 गो है। अच्छा यहाँ भी 3 गो है ना। 3 इधर 3 दूनी 6, 1 7 गो। हाँ 7 गो है। अच्छा हम इधर देख लेते हैं। अच्छा O नहीं, इसको NO को एक ही में ले लेते हैं। NO अलग नहीं है, O और N अलग नहीं है, ठीक ना। ये दोनों एक ही में। तो NO यहाँ कितना है? 3 दूनी 6। यहाँ कितना है? 3। इसको कर देते हैं सबसे पहले 6। कहाँ? ये OH अलग अलग है, ये OH अलग है, लेकिन ये NO साथ में है बॉन्डिंग, ठीक ना। क्योंकि यहाँ OH ये क्या अलग अलग है, यहाँ H भी है ना, इसलिए इसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। अब यहाँ कहते हैं ये हो चुका है ना। कितना NO हुआ? NO3 यहाँ कितना? 6 हो गया ना। 2 3 6, यहाँ भी 6 है। चलो इसको छोड़ दो, Ca का भी छोड़ देते हैं। अभी आगे और इसको मिटाने का भी जरूरत आ सकता है, ठीक ना, इसलिए अभी दे दिया ना। और आगे देखते हैं। O यहाँ कितना है? 2। H भी 2 है, लेकिन यहाँ कितना H है? 2 और O कितना है? 1। तो इसको हम कर देते हैं ज्यादा। कितना कर दें? H क्या हो गया? 4। लेकिन O कितना होगा? 2। O को हम संतुलित कर लिए, लेकिन H का संख्या ज्यादा हो गया। यहाँ H का संख्या 2 है, यहाँ H का संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ? अच्छा यहाँ भी 2 है ना। अच्छा यहाँ 2 है और यहाँ हो गया 4, लेकिन यहाँ भी H कितना हो गया? 2। अब पूरे समीकरण को देखते हैं। Ca OH यानी OH, इधर OH को भी छोड़ते हैं। NO3 कितना है? 6 गो। यहाँ भी 3 दूनी 6 गो, ये दोनों कट गया, ये और ये हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं OH कितना है, यानी 2 गो H है यहाँ और 2 गो यहाँ, 4 यहाँ है। चलिए O यहाँ कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 2। संतुलित हो चुका। सिर्फ देखना उसका मात्रा, थोड़ा सा गौर करके देखना पड़ेगा। ये इसलिए हम अनुमानित मेथड बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में लिखना नहीं होता, तुरंत देखना करके खत्म। अब देखते हैं इसको। H कितना है? 2। 2 यहाँ कितना है? 1। अच्छा 2 1 3 हो गया। इधर 2 है, इधर OH इसको अलग कर देते हैं। OH तो K अलग है, K किसी का संकेत होता है, किसका होता है? पोटेशियम। K अलग है। यहाँ K2SO4 है। SO कितना है? 4 है। यहाँ कितना है? SO 4। चलिए ये संतुलित है। K कितना है? 1। यहाँ कितना है? ये संतुलित नहीं है। प्रथम इसको हम 2 कर देते हैं। 2 हो गया। चलिए हो गया। अब H कितना है? 2 और O भी 2। H 2 है, इधर H कितना है? 2। लेकिन यहाँ कितना है? 2 2, इधर 4 गो H है, इसको 4 गो कर देते हैं। 4 H हुआ। इधर कितना H हुआ? 2 और 2, 4 हो गया। O इधर कितना हुआ? उधर O कितना हुआ? संतुलित हुआ। कहीं दिक्कत है क्या? कहीं मिस्टेक लग रहा है क्या? ये संतुलित हो गया। आप लोग को इसके बाद ये हम क्वेश्चन में आंसर बना रहे हैं, आप लोग को लिखना जैसा ऐसे लिखेंगे यहाँ, तब संतुलित करेंगे। बताते कैसे? क्वेश्चन ऊपर में रहने देना है तब ना पता चलेगा, ना पता चलेगा संतुलित पहले से था ही। अब लिखना है इसको, अब करना है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन है तब नीचे वाला आंसर होगा। अच्छा इधर देखते हैं L कितना है? इधर कितना है? चलिए हम 2 कर देते पहले इसी को। हो गया। अब देखते हैं H कितना है? 2। इधर H कितना है? 2। SO कितना है? 4। इधर कितना है? 12 है, तो इसको हम 12 कर दें। 4 तिया H कितना हो गया? 6। इधर H कितना हो गया? 6 ना। 3 दूनी 6। ये पीछे वाला आगे वाला गुना करना है। 3 अभी हम दिए था नहीं, अभी दिए, ये दोनों गुना करेंगे हो जाएगा संतुलित। तो देखिए AL कितना हुआ? 2। इधर भी 2। SO4 कितना हुआ? 4 तिया 12। इधर भी 4 तिया 12। 3 दूनी 6 H, इधर भी 3 दूनी 6। हो गया संतुलित। संतुलित करना पूरा ही है। फिर इसको भी लिख रहा है, लेकिन आप लोग लिखेगा हम नहीं। PV कितना है? 1। इधर कितना PV? 1। अच्छा
इधर टूट गया ना। अच्छा ओ कितना इधर, ओ आओ देखें, ओ को 6 इधर रखते हैं, 2 4 1 5 कुछ गड़बड़। एन कितना है, इधर एन कितना, 6 एन 6 है, 2 वो ओ क्या आ गया मैं तो ओ का सिर्फ एन 2 है, उधर एन कितना है 1, इसको कर देते 2, इधर भी एन 2 उधर भी एन 2, ठीक है ना। लेकिन अभी हो सकता है और भी कुछ ना कुछ हो जाए तो आगे बढ़ाना पड़ जाए। अब देखते हैं एन इधर कितना है उधर कितना है, एन उधर कितना हो गया 2 हो गया, इधर भी एन 2 हुआ, ओ कितना हुआ 2 2 4 4 2 6 1 7 हो गया, तो 7 तो ऑड नंबर आ रहा है, ठीक ना, तो उसको करने में थोड़ा दिक्कत है लेकिन फिर भी हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर कितना हुआ है 6, अब 6 इधर है उधर 7 है, तो कुछ तो बदला करना पड़ेगा। अब क्या बदला कर ले जो कि पूरे का पूरे समस्या निपट जाए, नहीं तो वो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पीवी को चक्कर पुराने चक्कर में है, पीवी को अगर 2 करते तो इधर भी 2 करना पड़ेगा फिर, चलिए कोई बात नहीं करते हैं। पीवी कितना हो गया इधर 2 हो गया, इधर ओ कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना हो गया एन 4 हो गया। अब एन को इधर 4 पुराने चक्कर में रहते हैं 4 और पीवी को 2। अब देखते हैं कितना एन 4 हो गया, 4 दूनी 8 2 और 10 2 इधर रखते हैं, 3 दूनी 6 दूनी वो कितना हुआ 2 और 2 4, एन कितना हुआ 4, दोनों तरफ संतुलित है। पीवी कितना इधर है 2, इधर पीवी कितना है संतुलित है, कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना अपने हो जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपने हो जाएगा। नहीं तो लिखने वाला तो मेरा एक है ना, तो लिख के ये अब पहले आता था क्या संतुलित करने के लिए आता था, 2 4 5 दे दिया, बोला 5 नंबर में संतुलित करके दिखाई। लेकिन अब क्या आता है ऑब्जेक्टिव देता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, 4 ऑप्शन दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, या कभी कभी ऐसा आता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है, ठीक ना, असंतुलित वाला खोज के ना मार देना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है, असंतुलित है या संतुलित है, तो आएगा तो उस हिसाब से हम खोज लेंगे, देखेंगे कौन संतुलित है, 4 में टाक मार देंगे, उसी तरह टिक मारना है। तो ये आता है, तो इसमें में 1 नंबर आता है, तो ज़्यादा इस पर जोर देना नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। और समझ में हमको लगता है कि ये क्या होगा, मतलब दोनों तरफ का संख्या जो है, जैसे एन का संख्या, ओ का संख्या, एच का संख्या, सी ए का संख्या, हाँ उसका परमाणुओं का संख्या, मतलब जितना होगा वो जितना है वो दोनों तरफ बराबर कर देना, किसी तरफ गुना करके दोनों तरफ इक्वल कर देना। अगर इक्वल हो गया तो हो गया संतुलित, इक्वल करना है, हो गया तो हो गया। हाँ, सबसे छोटा अंक लेके संतुलित करना, छोटा अंक मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया हम समझाते हैं छोटा अंक कैसे। ऐसे H2 + O2 = 3 का निशान H2O, इसको और भी मेथड से संतुलित कर सकते हैं। कोई लगा नहीं हम यहाँ क्या दे दिए, H इतना कितना, इधर 2 इधर 2, O इधर कितना है 1 इधर, यहाँ 2 दे दिए, O कितना हो गया 2, लेकिन 2 नहीं देंगे, यहाँ क्या करेंगे 8 दे देंगे, बोलेंगे O कितना हुआ 8 हुआ ना, तो हम इधर दे दिए 4 4 दूनी 8 पूरा हो। हाइड्रोजन कितना प्रकार 8 दूनी 16, इधर कितना है 2, इधर भी 8 दे दिए, ना हुआ संतुलित, ना हुआ संतुलित तो है। तो बोलेगा सर गलत करके दिखाइए, ये भी संतुलित है, कोई बोल सकता है नहीं बोल सकता, हमको संतुलित है। और भी कोई बड़ा नंबर देगा तो बड़ा नंबर नहीं देना है, सबसे छोटा नंबर में संतुलित हो जाए वही करना है, समझ में आया, वही सही है जो सबसे छोटा नंबर से संतुलित करके दिखाओ। ये भी संतुलित है, हम इसको गलत नहीं काट सकते, लेकिन गलत इस आधार पे करेंगे क्योंकि एक नियम है कि छोटा सबसे रख के करना है, उस नियम के आधार पर हम इसको क्या बोल देंगे गलत। संतुलित बोलेंगे संतुलित है लेकिन गलत नियम है, संतुलित तो है लेकिन ये गलत नियम है। कोई दिक्कत, जैसे मान लो अभी अब मैथ के नियम से हम आ जाते हैं, क्योंकि मैथ बच्चे को अच्छा समझ में आता है, मैथ के नियम से आ जाते हैं, इस नियम को और गलत करने के लिए। इसका रिजल्ट कितना होगा सब जानता, नॉर्मल चीज है, 4 रिजल्ट होगा इसका। कोई भी लगा सर इसको पहले क्या किए 2 + 2 किए, 2 + 2 किए 4 ना हुआ,
कैसे? तो ये 4 में 2 घटा दिए तो हम बोलेंगे क्या है? गलत है। अब बोलेगा किस आधार पे गलत है? पहले जो जोड़ का क्रिया था तब घटाव का क्रिया था, उस आधार पे हम क्या बोल देंगे? आंसर तो सही है, आंसर 4 है लेकिन आंसर सही है, लेकिन है क्या वो? गलत है। नियम के अनुसार, नियमानुसार ना, नियमावली के अनुसार ये क्या है? गलत है। उसी प्रकार इसका आंसर तो सही है लेकिन ये है क्या? ये नियमानुसार से गलत है, क्योंकि पहले इसको जोड़ना था 6 करके तब 2 घटाना था, हम पहले घटा दिए। ये क्या है? आंसर सही है। कोई थोड़ा नहीं बोल सकता ये 4 नहीं होगा, 4 तो होगा, सही बात है, 4 तो नहीं, लेकिन ये गलत है क्योंकि नियम के अनुसार। उसी प्रकार ये गलत है क्योंकि छोटा अंक लेना, यहाँ डिजिट क्या लेना हमको? छोटा। छोटा डिजिट से हो जाए तो कम चल जाए। समझ में आ गया? अब कोई अगर बड़ा हम किसी को दे दिए टेस्ट में और बड़ा डिजिट करके ला दिया तो हम उसका गलत काट देंगे, तभी मत बोलना कि क्यों काटे, तुरंत नियम पे आ जाएंगे हम कि नहीं ये सही है, ये नियम के अनुसार गलत है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और सीखना भी जरूरी है। तो एग्जाम में 2 नंबर तो जरूर आते हैं, ठीक ना। तो हम देखते हैं कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, इसका क्या नाम है? कौन सा रासायनिक अभिक्रिया ये? संयोजन या संश्लेषण। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? क्या इसका गुणमूल बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? लिख दें संयोजन या क्या लिखते हैं? संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता। तो नीचे बाद में लिखेंगे, पहले ऊपर वाला क्या? वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का गुणमूल पदार्थ के गुणमूल से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक ना। क्या संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन और संश्लेषण का अर्थ क्या होता है वो चीज पहले जानेंगे। इस संयोजन और संश्लेषण का अर्थ होता क्या है? सबसे मीनिंग ये समझना, संयोजन या संश्लेषण का मीनिंग होता है जुड़ना या जोड़ना। संयोजन या संश्लेषण का कहता है जोड़ना, जोड़ के कुछ नया बनना। यहाँ भी जोड़ के बन रहा है, तो जोड़ेंगे किसको? 2 या 2 से अधिक ना को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे ना, बोलेंगे 4 को जोड़ो, बोलो किस में जोड़ो? किसमें जोड़ेंगे? तो जोड़ने के लिए 2 या 2 से अधिक आना चाहिए। जैसे 2 किसी चीज को जोड़ना, जैसे मान लो 5 kg फिर ऐड करना है 5 kg या 10 kg, तो क्या 2 से अधिक जोड़ेंगे तब ना, या 2 या तो 2 से अधिक, तो वही चीज लिखा है 2 या 2 से अधिक। कल वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक पदार्थ या तो वो तत्व या यौगिक हो परस्पर अभिक्रिया करके ना संयोग करके, वो संयोग करके एक या एक नए पदार्थ का या इससे अधिक भी हो सकता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुणमूल पदार्थ के गुणमूल से बिल्कुल भिन्न होते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार हो सकता है जैसे C+O2, CO2 ये कार्बन है, ठीक ना, ये ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, इसमें और अच्छा समझ में आएगा। ये क्या है? गैस है, हाइड्रोजन है, गैस है। ये क्या है? ये भी गैस है, ऑक्सीजन है। बना मिलकर क्या बना रहा है? द्रव बना रहा है, जल बना रहा है, ठीक ना। तो इसका ये दोनों का जो गुणमूल है, नया पदार्थ जो बना उसका गुणमूल क्या है? इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि क्या है? H जो है यानी हाइड्रोजन जो है वो क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन इससे जो नया पदार्थ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? द्रव बन रहा है। तो गुणमूल क्या हुआ? बिल्कुल भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो गुण भिन्न हुआ ना जी ना, तो गुण भिन्न हो गया। तो दोनों चीज हो सकता है, एक भी चीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो गुण अच्छा मूल पदार्थ, तो ये दोनों से क्या हो गया? अलग वो हो गया। गुण तो अलग हुआ है, पदार्थ भी अलग हो गया। ये कैसा था? ये दोनों गैस था, वो बन गया कैसा पदार्थ? द्रव बन गया। पदार्थ तो वो द्रव बन गया, लेकिन ये क्या बना? इसका गुण भी अलग हो गया, क्योंकि ये गैस का क्या था? यानी हाइड्रोजन का जलना है और ऑक्सीजन का जलाना काम है, लेकिन ये जल का क्या है?
बुझाना काम है। तो इसका गुण भी क्या अलग हुआ और मूल भी अलग हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये कुछ अलग पदार्थ है, ये भी कुछ अलग पदार्थ बन रहा है, कुछ अलग पदार्थ। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस अभिक्रिया का नाम क्या है, वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन होता क्या है, अर्थ टूटना, अपघटन नाम है अपघटन, तो टूटना होता है इसका। वियोजन या अपघटन का क्या होता है, टूटना। वियोजन था ना, वियोजन या अपघटन, अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया तुम लोग लिख लेना, छोटा सा जगह किए। देखो क्या, अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को अगर समझाना है तो थोड़ा सा और इसको समझने के लिए पहले इसका अर्थ समझिए कि टूटना इसका अर्थ होता है ना। तो टूटना, तो इसका अर्थ बोलेंगे क्या, मतलब परिभाषा क्या बोलेंगे, वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, देखो ये यौगिक क्या एक बड़े यौगिक है, बड़े अणु, बड़े अणु के टूटने से दो या यहाँ तक दिख रहा है, दो या अधिक सरल यौगिक, या तो दो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुणमूल यौगिक के गुणमूल से, यानी यौगिक के मूल गुण से क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा, क्या कहलाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा ना। तो तुम लोग लिख लेना, ऐड कर लेना। ठीक, वियोजन क्या बोले, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, एक यौगिक के बड़े अणु के टूटने से ना दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, प्राप्त होता है, उसको क्या कहेंगे हम, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत? तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे CaCO3 संगमरमर, CaO प्लस CO2 क्या बन गया, ये जो इससे ये दोनों क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। तो नीचे हम देखिए KClO3 है ना, ये सब रिएक्शन कम से कम एक रिएक्शन जरूर याद रखना है, क्योंकि कोई भी परिभाषा लिखने के बाद नीचे में एक रिएक्शन देना जरूरी है, तब दो का 2 नंबर मिलेगा। तो एक रिएक्शन लिखना अति आवश्यक है, लिखना ही है, जो नहीं लिखोगे उसका 1 नंबर कटिंग। आज बता दिए, ये चीज़ रोज नहीं बताएंगे, जब भी टेस्ट लेंगे तो जैसे हम बोल दिए कि संश्लेषण या संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे नहीं एग्जाम्पल सहित लिखें, परिभाषा लिखने के बाद अपने खुशी मन से तुम लिख देना ना था, खुशी खुशी। अब तुमको मान लो कोई ना था, पहले क्या आता था, बैंक में लोन कोई दिलवाता था, लोन आता था तो खुशी खुशी मैनेजर को 10,000 भीतर लोन मैनेजर से मिठाई खाएगा, पता है ना, तो खुशी खुशी अपने से लिख देना है, ये दक्षिणा हुआ खुशी खुशी, ठीक ना। भैया अगर कोई मतलब खाली एग्जांपल लिख देगा, अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देगा तो मतलब तुम कागज पत्र देवे नहीं क्या, बैंक में लोन लेने के लिए खाली 10,000 घूस दे दिया तो लोन दे देगा, हाँ नहीं आना, एक को नंबर है वो सब खत्म, सब जीरो। हाँ क्या हुआ बोलो, हाँ एक को कम से कम बोले हैं, 2 लिखोगे तो और अच्छा है, 2 लिखोगे तो बढ़िया है, और एक को तो लिखना ही जरूरी है। हम समझते क्या है, पहले सबसे पहले समझते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव के कारण हो, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। कल वैसी अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसी अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है, विद्युत प्रवाह जब विद्युत बहता है, जब विद्युत जब तक उसमें करंट आता है तब तक होता है, और विद्युत प्रवाह के कारण होती है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब तक विद्युत रहेगा तभी तक वो अभिक्रिया करेगा। ऐसे वो जो बेल होता है, मतलब घर के आगे जो रहता है, दबाओ तब सुनेगा फिर आदमी खोलेगा, उसमें क्या रहता है, वो तीसरा चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें चौथा ना चुंबकीय प्रभाव, चौथा उसमें पढ़ोगे, उसमें चुम्बक रहता है, इसमें नहीं, फिजिक्स में ना, फिजिक्स में चौथा चैप्टर ना, हमको लग रहा है केमिस्ट्री में इधर। तो विद्युत धारा में वही बोलते, विद्युत धारा चौथा में पढ़ोगे, नहीं फिजिक्स चैप्टर में चौथा में पढ़ोगे उसके बारे में। तो उसमें कब तक प्रभाव होता है, जब तक विद्युत धारा उसमें जाता है ना। उसका उपयोग भी वो बोला है कि जब तक विद्युत धारा वो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में रहना चाहिए कि विद्युत धारा बहने वाला चीज, तो वो दिया है फिजिक्स में, वो
वो चुंबकीय प्रभाव लग, क्योंकि चुंबक का उसमें भी प्रभाव वो दिया है फिजिक्स में। हाँ, 5वां चैप्टर या 4था चैप्टर जो हाँ रहे। तो क्या होता है इसको विद्युत अपघटन करें। कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, NaCl ये नमक, सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, Na और प्लस Cl, यानी दोनों टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। नमक जो बना है जो हम लोग खाते हैं घर में क्या बना है, NaCl, सोडियम और क्लोरीन को खाते हैं। हाँ, तो सोडियम और क्लोरीन को इन खाते हैं, सोडियम और क्लोरीन को खाते हैं, ये फिर टूट जाता है अपने में। तो ये इसी दोनों को खाते हैं हम लोग, NaCl। इसका pH मान भी याद रखना 7 होता है, जब पढ़ाएंगे pH मान तो याद करवा देंगे। आगे क्या है इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो धातु के निष्कर्षण में उपयोग क्या आता है, जब धातु को निष्कर्षण करते हैं, धातु को निकालते हैं, जैसे Al एल्युमिनियम, Fe लोहा जिसको बोलते हो, सोना, बस किसी भी धातु को जब निकालते हैं तो इस ये प्रयोग होता है, सब में होता है ऐसा जरूरी, लेकिन बहुत जगह ये प्रयोग होता है ना। इसका उपयोग कहाँ है, धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण करने में विद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, अब आगे क्या है, आगे समझते हैं हम एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल ने लिखा है, एक लिखा गया क्या, छूट गया होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो समझते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इसको हम एग्जांपल को इसका समझ लेते हैं, तब ये समझने में और इजी होगा। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, आप लोग मिटा देंगे इस जगह, चलिए देखते हैं यहाँ पे रखते हैं और कहीं पे, यहाँ पे रख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इस जगह हट जाएगा, हम ये मिटा के फिर से लिख देंगे, ठीक ना, हम ये मिटा के फिर से लिख देंगे। अभी क्या है, Fe प्लस CuSO4, तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। अब ये बना कैसे, ये चीज समझते हैं। अगर ये रिएक्शन याद करना है, ये रिएक्शन चाहते कि नहीं बिना याद के बना ले, तो क्रिया श्रेणी याद करना पड़ेगा। कौन ज़्यादा क्रिया करने में एक्टिव रहता है, कौन ज़्यादा क्रियाशील है, क्रियाशील श्रेणी याद करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कौन है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो यहाँ हम अभी जानकारी के लिए बता देते हैं, FeCu से ज़्यादा ताकतवर है। Cu से ताकतवर कौन ज़्यादा है, यानी क्रियाशील। ताकतवर का मतलब क्या, लड़ने में नहीं, क्रिया करने में क्रियाशील है। तो क्या FeCu से ज़्यादा क्रियाशील है। कौन है क्रियाशील ज़्यादा, Fe और Cu में कौन ज़्यादा है, Fe और Cu में Fe। अच्छा बताओ, अभी दो को आदमी को बैठा देते हैं, दो को आदमी क्या है, एक आदमी ताकतवर है और एक आदमी उससे कम ताकतवर है, वो भी ताकतवर नहीं कम ताकतवर है। अब बोलोगे तुम मेरे सीट से उठो, पहले क्या था, रंगबाजी होता है ना स्कूल में जाके, हम एक नंबर सीट पर हम ही बैठबो, बॉय ना बैठल पड़े, ठीक ना। तो ज़्यादा रंगबाज होता तो बोलते काहे मुँह कान खुलवाएंगे, चलो साइड हो जाते हैं, फायदा इसी में। तो यही बोलता है, Fe बोलता है कि तुम छोड़ो, ये तुम जगह छोड़ो, तो ये बोलता है क्या करें, छोड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक ना, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो ये इसके जगह पर नहीं आता है, ये क्या, ये और कुछ नया जगह खोल देता है, वो उधर आगे चले जाता है। ये क्या होता है, यहाँ ये बना लिया, ये इसको क्या किया, साइड कर दिया, साइड कर दिया, इधर आ गया। तो क्या ये इससे ज़्यादा क्रियाशील है, ये इसका पोजीशन ले लेता है, ये इसका पोजीशन ले लिया, मतलब उसके जगह चला गया ना, तो ये साइड हो गया। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि किसी एक परमाणु, तो क्या लिखे परेशान ले हो, वह अभिक्रिया दिख रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित, मतलब तो अलग कर दिया। देखो ये दूसरे परमाणु द्वारा इसको क्या कर दिया, Cu को विस्थापित कर दिया गया, अलग कर दिया ना, विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा, किसी परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा किसी दूसरे परमाणु द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसके द्वारा भी क्या किया, इसके द्वारा इसको विस्थापित क्या किया, भगाया मार के इधर, है ना, विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया गया। इसी को बोले एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक रिएक्शन याद करना जरूरी है, हम सब का बता रहे हैं, हर एक
परिभाषा का कम से कम एक एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। तो समझ में आया एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? कोई दिक्कत? एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोले कि मतलब ये जो एक परमाणु के समूह को या एक परमाणु को क्या करते हैं, इसको विस्थापित करते हैं। विस्थापित कर देना मतलब अलग कर दिया, इसी को क्या बोले? एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलो इसका चीज लिख देते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या लिखे? 2Na + Cl2 ये था। कोई दिक्कत? हो गया रिएक्शन? कोई दिक्कत? तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो ठीक है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। देखो क्या है, पहला क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। और दूसरा उभय विस्थापन को अभिक्रिया को बोल सकते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, है ना। उभय विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? द्वि विस्थापन। जैसे एकल विस्थापन था ना, तो द्वि विस्थापन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द्वि विस्थापन भी चलेगा, कोई दिक्कत। और एक क्या है? एक है अपक्षेपण अभिक्रिया। तो दोनों को अच्छे समझते हैं, पहले समझते हैं। अपक्षेपण करते लिखे हैं, अवक्षेपण अपक्षेपण, ठीक है। अपक्षेपण, ठीक। अपक्षेपण वो गलती से हो गया होगा। देखो आगे हम क्या बोले, पहले इसको सीखना। कैसे सीखोगे? सबसे पहले इसको इन दोनों में ये विस्थापित होगा। हाँ। ये उसके जगह जाएगा, वो इसके जगह पाएगा। समझो, यानी Na है यहाँ क्या है? Ag। पहले इसको प्लस बना दो, इसको माइनस बना दो। बनाने के लिए इसको प्लस बना दो, इसको माइनस बना दो। देखो ये प्लस किसके साथ आएगा? माइनस के साथ। क्या बना? AgCl बना, AgCl। ये प्लस किसके साथ आया? इसके साथ। क्या बना? ये माइनस प्लस के साथ आएगा। ये आया इसके साथ, क्या बना? AgCl बना दिया, ठीक। और फिर ये जो माइनस वाला Cl है ये इसके साथ आ गया। अब बचा क्या? Na और NO3, ये दोनों साथ में रिएक्शन कर लेगा एक साथ। क्या बनेगा? NaNO3 ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। तो अब इसको समझना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया कराते हैं, करते हैं। यहाँ लिख दो उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो क्या क्या? दो अपने आयनों का क्या कर लिया? ये नहीं, ये करेगा इसके साथ। दो अपने आयनों का क्या कर लिया? आदान प्रदान कर लिया। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं अपक्षेपण। इसमें क्या होता है? इसके में जो प्रोडक्ट बनता है यानी प्रतिफल बनता है, उसमें कोई एक ठोस के रूप में बनता है। क्या बन जाता है उसमें? एक कोई ठोस। ऐसे यहाँ ठोस के रूप में दिख रहा है, ये भी वो हो सकता है अपक्षेपण का एग्जाम्पल। ये भी अपक्षेपण का एग्जाम्पल है, यहाँ ठोस के रूप में बना। तो इसको उठाकर हम यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये पहला नंबर है, इसको यहाँ उठा डाल दिए। इसको बोलेगा तब ये कौन सा अभिक्रिया है? अपक्षेपण भी है। को बोलेगा उभय विस्थापन भी, दोनों है। इससे क्या दिक्कत है? ये उभय विस्थापन में भी एग्जाम्पल हो सकता है और अपक्षेपण में भी हो सकता है। यानी दोनों में इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। एक ही रिएक्शन का क्या संयोजन। अच्छा, इसको संयोजन में कैसे? संयोजन में जोड़ के नया बनना जो, हाँ तो वो हो सकता है। दूसरा एग्जांपल ना, हाँ दूसरा क्या नहीं हो सकता? ये तो उतार दो। और ढेरी है जो दे सकते हो, जिसमें ये अपक्षेप के रूप में आए, जमा के रूप में आए, ये चीज के रूप में आए, जिसमें आए वो हो सकता है। जो भी हो जाए, ठीक ना। जो ये खाली, हाँ जो भी हो उसका खाली अपक्षेप में तो जरूर आना चाहिए, तभी हो सकता है, ठीक ना। अन्यथा दूसरा कुछ ऐसा नहीं देना जो कि अपक्षेप बने ही नहीं बने। अब H2 + O2 दे के त्रिकानेशन 2H2O दे देंगे, ठीक ना। और इधर भी संतुलित कर देंगे, बोले ये नहीं हो सकता। कैसे होगा? अपक्षेप के रूप में बनना चाहिए। तो जो कि अपक्षेप में के रूप में बने, जो जम के अलग हो जाए, पृथक हो जाए, ठीक ना, विलयन से पृथक हो जाए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया। देखो यहाँ क्या लिखा होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई
प्रतिफल, कोई प्रतिफल है, दोनों में कोई प्रतिफल ठोस ग्रुप में विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, ठीक ना। अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपक्षेपण। क्या बोला? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल विलयन से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है या अलग हो जाता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? अपक्षेपण कहलाता है। कोई एक प्रतिफल कोई क्या हुआ, एगो अलग हो गया, ठीक ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अपक्षेपण। इसके बाद ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इसके बाद इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। समाधान के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो बात ये माइनस प्लस यहाँ पे नहीं देना है, समझाने के लिए किए थे, बस खाली रिएक्शन लिखा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से बनता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया को होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है वह उदासीन रहता है। उदासीन मतलब उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है। तो ये दोनों रिएक्शन होने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच मान कितना होता है? 7। उसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो परिभाषा बुक का नहीं। अब समझते बुक बेसिस क्या दिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखो लवण और जल, इसका भी पीएच मान 7 होता है, इसका भी पीएच मान 7 होता है, ठीक ना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक। लवण का भी और जल का भी। तो याद करते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अब पीएच मान इसका याद कैसे रखोगे? देखो गाना जरूर सुना होगा, ठीक ना। मिट्टी जल यानी जल मतलब लवण, ये NaCl, सॉरी ये जल H2O, और जल नमक, नमक मतलब Na। बालू का नहीं होता है, बालू रहता है, क्या मतलब? एक गाना सुना होगा 7 समुंदर बना पार में तेरे पीछे पीछे, उसमें 7 हो गया, 7 समुंदर में 7। और क्या होता है समुंदर में? क्या क्या रहता है? अब मछली भी रहता है, मछली का मत जोड़ना, या केमिस्ट्री में 3 चीज होगा, समुद्र का 3 काम यहाँ जोड़ रहा आएगा, नमक और मछली कम नहीं आएगा, बालू क्या आएगा? एक मिट्टी आएगा, एक जल आएगा और एक नमक आएगा। तो मिट्टी का भी पीएच मान 7, जल का भी पीएच मान 7 और नमक का भी पीएच मान 7। तो इसलिए इसका याद रखना जरूरी है, याद रहा ही जाएगा, हम करवा देंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और भस्म के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए आज तक यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल।